देखिए, अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 मार्क्स वाला मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1 से राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर बताइए। यानी नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम में क्या डिफरेंस है, समझिए। राष्ट्रीय आय, इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लोगों की आय शामिल होती है। निजी आय, इसमें केवल निजी क्षेत्रों के लोगों की आय शामिल होती है। राष्ट्रीय आय, इसमें केवल साधन आय शामिल होती है, हस्तांतरण आय नहीं। निजी आय, इसमें साधन आय एवं हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती है। राष्ट्रीय आय, यह निजी आय की तुलना में बड़ा होता है। निजी आय, यह राष्ट्रीय आय की तुलना में छोटा होता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है, समझिए। राजस्व व्यय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही सरकार के दायित्वों में कोई कमी होती है। उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आर्थिक कल्याण पर किया गया खर्च। आगे देखिए, पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप सरकार की नई परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्व में कमी भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए सार्वजनिक व्यय यानी सरकार द्वारा ऋण की वापसी। सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार द्वारा किया गया सड़क, पुल, स्कूल आदि के निर्माण पर खर्च, ये सभी पूंजीगत व्यय है। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा क्या है, आंसर। कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व आय में कर आय एवं गैर कर आय दोनों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व व्यय में योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय दोनों को शामिल किया जाता है, परंतु राजस्व घाटे में पूंजीगत आय एवं व्यय की मदें शामिल नहीं होती है। यानी राजस्व घाटे में केवल राजस्व व्यय और राजस्व आय शामिल होगा, इसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय शामिल नहीं होगा। अर्थात राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय। यानी राजस्व व्यय में योजना व्यय प्लस गैर योजना व्यय शामिल होगा और राजस्व आय में कर आय प्लस गैर कर आय शामिल होगा। याद रखिएगा, कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर सवाल, स्फीतिक अंतराल क्या है। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप स्फीतिक अंतराल क्या है, आंसर। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, यदि सामूहिक मांग उससे अधिक हो तो इन दोनों के अंतर को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से जितनी अधिक होती है उसके अंतर को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। अतः सामूहिक मांग माइनस सामूहिक पूर्ति बराबर स्फीतिक अंतराल। आगे देखिए, सवाल नंबर 5, पूर्ण रोजगार की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवधारणा क्या है, आंसर। पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक कार्य करने योग्य एवं शारीरिक इच्छुक व्यक्ति को बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है या रोजगार मिल जाता है। अर्थात पूर्ण रोजगार संतुलन की वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग उसके कुल पूर्ति के बराबर होती है। देखिए फिगर को,
फिगर को देखिए, फिगर में एडी एग्रीगेट डिमांड सामूहिक मांग और एएस एग्रीगेट सप्लाई सामूहिक पूर्ति, दोनों संतुलन बिंदु ई पर बराबर है, एडी बराबर एएस, जिसे प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु और पूर्ण रोजगार का बिंदु कहेंगे। यानी चित्रानुसार एएस एवं एडी वक्र एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो पूर्ण रोजगार की अवस्था को बताती है, संतुलन अवस्था को बताती है। अर्थात बिंदु ई पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एडी बराबर एएस होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, व्यावसायिक बैंक की क्या विशेषताएं हैं? कॉमर्शियल बैंक व्यापारिक बैंकों की क्या गुण है, क्या विशेषता है? आंसर, यह मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तीसरा, यह एक वित्तीय संस्था है जिसकी प्रकृति पूर्ण व्यावसायिक होती है। चौथा, यह देश के सभी आम जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करती है। पांचवा, यह साख मुद्रा का निर्माण भी करती है, यानी साख सृजन करती है। अगला 6 नंबर, सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंकों को व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 7, 1929 की आर्थिक महामंदी का वर्णन करें। 1929 की आर्थिक महामंदी का वर्णन करें। आंसर, कीन्स से पहले अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, किंतु 1929 की विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया, यानी परंपरावादी सिस्टम को खत्म कर दिया। इस मंदी के कारण यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में बहुत मांग घट गई, हजारों कारखाने बंद हो गए, श्रमिकों को, लेबर को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी का स्तर 3% से बढ़कर 25% हो गई। इस अवधि में कुल उत्पादन में 33% की गिरावट आई। अतः इस प्रकार 1929 से 1933 तक का समय महामंदी काल कहलाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 8, वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो एवं मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो में क्या अंतर है? आंसर, वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र को साधन सेवाएं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि एवं फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वास्तविक प्रवाह मतलब परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र के बीच, दोनों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को उत्पादन के साधन देते हैं और बदले में फर्म क्षेत्र उसे अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं बनाकर भेजते हैं। आगे देखिए मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो यानी मुद्रा आय का प्रवाह फर्म क्षेत्र से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवार क्षेत्र से फर्मों को अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलते रहता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। क्या समझे? परिवार क्षेत्र जो फर्म क्षेत्र को उत्पादन का साधन दिया था तो फर्म क्षेत्र उसे साधन का भुगतान कर दिया, यानी जमीन के बदले लगान, मजदूर के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज दे दिया, साधन भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, साधन का दाम दे दिया। अब क्या होगा? फर्म क्षेत्र परिवार क्षेत्र को जो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं बनाकर बाजार के माध्यम से बेचा था, भेजा था, अब परिवार क्षेत्र उस पर पैसा को खर्च करेगा। ठीक है, यानी दोनों के बीच साधन के बदले मुद्रा का भुगतान होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 को पढ़िए। औसत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित करें। औसत बचत प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित करें। आंसर, औसत बचत प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग एपीएस कुल बचत सेविंग एवं कुल आय इनकम के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस कहते हैं। अर्थात एपीएस बराबर एस बटा वाई, औसत बचत प्रवृत्ति बराबर कुल बचत बटा कुल आय, एपीएस बराबर एस बटा वाई।
आगे देखिए 2 नंबर, सीमांत बचत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग एमपीएस, कुल बचत में परिवर्तन डेल्टा एस एवं कुल आय में परिवर्तन डेल्टा वाई के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस कहते हैं। गणितीय रूप में एमपीएस बराबर डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, कुल बचत में परिवर्तन डेल्टा एस एवं कुल आय में परिवर्तन डेल्टा वाई के अनुपात को रेशियो को एमपीएस कहते हैं। एमपीएस बराबर डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 10 नंबर सवाल को देखिए, भुगतान शेष खाते के चालू खाता एवं पूंजी खाता में अंतर बताइए। भुगतान शेष खाते के चालू खाता एवं पूंजी खाता में क्या अंतर है समझिए। आंसर, चालू खाता वह खाता है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात एवं एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। आगे देखिए 2 नंबर, चालू खाते के लेन देन प्रवाह के रूप में होते हैं जो देश की चालू आय में परिवर्तन लाते हैं। आगे है पूंजी खाता वह खाता है जो एक देश के निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के द्वारा किए गए सभी लेन देनों से संबंधित होता है जिनसे किसी देश की सरकार और निवासियों की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन होता है। पूंजी खाते के लेन देन स्टॉक के रूप में होते हैं जो देश के पूंजीगत स्टॉक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चालू खाता का लेन देन प्रवाह के रूप में होगा जो देश की चालू आय में परिवर्तन लाएगा, और पूंजी खाता का लेन देन स्टॉक के रूप में होगा जो देश के पूंजीगत स्टॉक को प्रभावित करेगा। पूंजी खाता में पूंजीगत वस्तुओं के लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है और चालू खाता में दिन प्रतिदिन हुए वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।